नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपको केमिस्ट्री क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इन जिस चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए परीक्षा से पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे विलियन चैप्टर से पहला क्वेश्चन है इसमें मोलरता नॉर्मलता को परिभाषित करें। मैंने इस क्वेश्चन को एक ही में रखा है, पर आप अगर एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो इसमें अगर मोलरता पूछेगा या मोललता पूछे या नॉर्मलता पूछे, कुछ भी पूछेगा, आपका एक क्वेश्चन तैयार है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक ही साथ दे देगा, मोललता और नॉर्मलता को परिभाषित करें तम सूत्र के साथ। ये आ जाता है टिप्पणी करने के लिए, इसलिए मैंने इस सबको एक ही साथ लिख दिया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिशत सांद्रता, आयतनानुसार प्रतिशत सांद्रता एवं प्रतिशत सांद्रता, इन दोनों को सूत्र के सहित लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है मोल प्रभाज को समझाइए। मोल प्रभाज को समझाना है, ये विलियन वाले चैप्टर में ही आता है, मोल प्रभाज को समझाने वाला ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर 3-4 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आता है परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर। एवं परासरण दाब का एक व्युत्क्रम परासरण दाब भी होता है, वो भी आता है इसी के अंदर। तो इन सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से और पढ़ के जाइएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है समपरासरी विलयन एवं समदाबी विलयन, एवं उसके बाद है अति या अल्प परासरी विलयन। ये इसमें समपरासरी विलयन अलग है, समदाबी विलयन अलग है, एवं अति अल्प परासरी विलयन अलग है। इन सब को आपको परिभाषित करना है कि कौन कौन सा क्या क्या होता है, और हो सके अगर सूत्र दिया हो तो सूत्र के साथ आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। ये नियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, फिर मोलल अवनमन स्थिरांक। ये सारे क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है विलियन चैप्टर से, लेकिन ये वाला और ये वाला, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ये दीर्घ क्वेश्चन में आता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आणविक उन्नयन स्थिरांक एवं ग्राम अणुक स्थिरांक, इसको परिभाषित करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन वान हाफ गुणांक, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं वान हाफ गुणांक को, इसमें बस आपको सूत्र लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी के जो नियम एवं अनुप्रयोग थे उसको लिखना है। उसके बाद है आदर्श एवं अनादर्श विलयन को लिखना है, मतलब आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है हम लोगों का इस चैप्टर से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए आपको, तो परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर इस सारे क्वेश्चंस को रिपीट करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से ये क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। इसमें क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेविस जालक किसे कहते हैं एवं एकक सेल किसे कहते हैं, संकुलन दक्षता किसे कहते हैं। इसमें एकक सेल और ब्रेविस जालक को सिर्फ परिभाषित करना है, और संकुलन दक्षता अगर कभी पूछता है क्वेश्चन में तो उसका डेफिनेशन आप लिखेंगे और उसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र एकक सेल एवं ब्रेविस जालक का नहीं लिखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पन्ने पर देखते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय घटकों में संकुलन एवं एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय संकुलन को समझाइए। इसमें
क्रिस्टलीय घटक में कितने सारे होते हैं, विमीय होते हैं। इसमें एक विमीय होता है, एक द्विविमीय होता है, एक त्रिविमीय होता है। इन सबको आपको डिफाइन करना है। उसके बाद है नेक्स्ट, रिक्तियाँ को समझाइए। जो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रिक्तियाँ आती हैं, रिक्तियाँ को समझाइए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पूछेगा तो ये अति लघु क्वेश्चन में पूछेगा, अदरवाइज़ ये बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी बड़े क्वेश्चन में तो आपको रिक्तियाँ को समझाना होगा, और रिक्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं इन सबको समझाना होगा। फिर नेक्स्ट है बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है इसको समझाना, ये भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद है शॉर्ट की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की एवं फ्रैंकल दोष, ये बोथ क्वेश्चन आर मोर इम्पॉर्टेंट। एंड शॉर्ट की एंड फ्रैंकल दोष को अंतर करने के लिए भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको तो आप छोड़िएगा ही मत, इसको पूरा पढ़ जाइएगा। और यहाँ पे स्टाइकियोमितीय दोष है और नॉन स्टाइकियोमितीय दोष है, ये भी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, वैसे ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ये नॉन स्टाइकियोमितीय और स्टाइकियोमितीय दोष जो होता है, ये एक शॉर्ट की दोष एवं फ्रैंकल दोष दोनों एक ही नॉन स्टाइकियोमितीय के प्रकार होते हैं, उसी के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस पूछता है कि शॉर्ट की दोष एवं फ्रैंकल दोष को समझाइए एवं अंतर लिखिए। या तो अंतर करके पूछता है या तो इसकी परिभाषा पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट है धातु अधिकता दोष तथा धातु न्यूनता दोष को समझाना है कि ये क्या होते हैं। उसके बाद आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, बस इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बस इसको डिफाइन करता है कि क्या होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बस आपका नेक्स्ट अब चैप्टर आता है विद्युत रसायन। अब इस चैप्टर से देखिए कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है, मतलब इसको समझाना है कि ये है क्या, किसे कहते हैं। अगर कहीं दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में कहीं क्या है, क्वेश्चन में अगर पूछा जैसे कि बता रहे, जैसे यहाँ पे देखिए लघुतनुता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको इसको परिभाषित करना है। अगर कहीं समझाएं करके दिया है, इसका भी मतलब है कि आपको परिभाषित करना, मतलब उसकी परिभाषा लिखनी है। तो आप इस वर्ड से मत कंफ्यूज होइएगा कि क्या है तो हम क्या करना है। कहीं भी दिया रहे क्या है समझाइए लिखिए, इसका मतलब ही होता है कि आपको परिभाषा उसकी लिखनी है। अगर उसमें फॉर्मूला है तो आपको फॉर्मूला भी लिखना है। इस तरह आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स तुरंत दे देता है। उसके बाद है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। बस इसको डिफाइन करना है आपको कि ये किस चीज़ को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, बस। उसके बाद नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें विस्थापन अभिक्रिया को आपको समझाना होगा, उसके बाद आपको रिएक्शन लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेल किसे कहते हैं, मतलब आपको सेल के बारे में बताना होगा। एक्चुअली सेल के अंदर ही विद्युत अपघटनीय सेल आता है, लेकिन आपको सेल क्वेश्चन में सेल पूछ सकता है और पूछ सकता है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सेल किसे कहते हैं और सेल के कितने प्रकार होते हैं समझाइए, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है केवल कि विद्युत अपघटनीय सेल किसे कहते हैं। ठीक है, अपना चित्र उत्र बना करके अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूछ लेगा। उसके बाद है फैराडे का नियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे का नियम, इसमें पहला नियम और दूसरा नियम तो उतना नहीं है, लेकिन फर्स्ट नियम और फैराडे का नियम ये बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो आप भूलिएगा ही मत, इन सबको पहले ही तैयार की। जो क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसे टिक लगा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पहले तैयार कीजिएगा। उसके बाद है निर्नष्ट समीकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बस एक समीकरण टाइप का होता है, उसको आपको लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1-2 लाइन में आपका हो जाता है, और ये अच्छा खासा मार्क्स भी आपको देकर चला जाता है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है शुष्क सेल। शुष्क सेल किसे कहते हैं, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी चित्र के साथ बनाइएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें कि चित्र बनाना पड़े तो आप ज़रूर चित्र बनाइएगा। चित्र बनाने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, सच बात है।
और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य चालकता किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य चालकता किसे कहते हैं, आपको बस डिफाइन करना है कि किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिरोध क्या है और इसके मात्रक क्या है। प्रतिरोध क्या है एवं इसके मात्रक लिखना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अति लघु क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद है मोलर चालकता किसे कहते हैं। मोलर चालकता, ये सुनने में तो लग रहा है जैसे कि ये विलियन चैप्टर्स है, बट ऐसा नहीं है। मोलरता एंड मोलर चालकता बोथ आर डिफरेंट, सो यू शुड नॉट थिंक दैट मोलरता एंड मोलर चालकता बोथ आर सेम, इट इज़ नॉट सेम। मोलर चालकता इज अ डिफरेंट। सो मोलर चालकता को भी आपको डिफाइन करना होगा और इसके क्वेश्चंस को आप वैसे ही कीजिएगा जैसे कि मैंने बताया है। इसको परिभाषित कीजिएगा, उसके बाद इसके सूत्र को ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा मत कि सूत्र ना लिखें। सूत्र लिखने से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल ही जाते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। 100% श्योर आपको मिलेगा ही क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऐसे किया था इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल नियतांक लिखिए। इसमें बस आपको सेल नियतांक मतलब नियतांक का मतलब है कि इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है। सेल नियतांक L/A होता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा सारा क्वेश्चन, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। सो इसमें मैं बस आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और परीक्षा से पहले अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के जाएं तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। उसके बाद है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम। ये हर बार पूछता है, हर एक शिफ्ट में लगभग पूछ ही लेता है कोलराउस का नियम। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का रासायनिक बलगतिकी। मैंने रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन दोनों के क्वेश्चंस एक ही साथ लिख दिए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट मैंने एक ही साथ लिख लिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रासायनिक बलगतिकी के हैं और कौन पृष्ठ रसायन के हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक बलगतिकी का है अभिक्रिया के प्रकार एवं कौन कौन से होती हैं। मतलब आपको समझाना है कि अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं एवं इसका मात्रक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और इसके मात्रक को समझाना है आपको। मात्रक, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें मात्रक वगैरह दिया है उसको तो आप पक्का से मात्रक लिख के ही आइएगा, ये नहीं कि छोड़ दें, छोड़ने से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। मात्रक वाले क्वेश्चन जितने हैं सारे लिख के आइएगा उसका मात्रक, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता दोनों आता है। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, लग रहा है नहीं लिखा तो है। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आप अभिक्रिया की कोटि को समझाइए, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अभिक्रिया की आणविकता को समझाइए। ये समझाइए मैंने आपसे पहले ही बताया है कि क्या है इसका मतलब, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि बस आपको परिभाषित करना है, और यहाँ पे समझा दिया है, इसका भी मतलब ये है कि आप बस इसको परिभाषित कीजिए कि इसको किसे कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर क्या है। तो ऐसे करके अगर अंतर करके पूछेगा तो ये 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का भी पूछ सकता है, ये एग्जामिनर के ऊपर है। उसके बाद है शून्य कोटि की अभिक्रिया एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको सिद्ध करना होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आप पक्का से सिद्ध करके जाइएगा, क्वेश्चन आना ही आना है, हर एक शिफ्ट में आता है, इसलिए इस बार भी आएगा। उसके बाद है अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से पहले आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बहुत ही सिंपल है, इसको आप अगर अच्छे से एक बार समझ के जाएं तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं आप इसको समझाइएगा। फिर उसके बाद हार्डी-सुल्ज नियम। हार्डी-सुल्ज नियम भी इम्पॉर्टेंट ही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें से, टिंडल प्रभाव, हार्डी-सुल्ज नियम। उसके बाद है वैद्युत कण संचलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको किसे कहते हैं, मतलब हार्डी-सुल्ज नियम को भी आपको प्रूफ करके बताना है, जो उसका थ्योरेटिकली पार्ट होता है, जैसे सिद्ध किया जाता है ना वैसे। उसके बाद है
वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, आपको इसको डिफाइन करना होगा। स्कंदन किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करना होगा। उसके बाद द्रव स्नेही कोलाइड एवं द्रव विरोधी कोलाइड को डिफाइन करना होगा, मतलब आपको परिभाषित करना होगा। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि द्रव स्नेही कोलाइड एवं द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर है। उसके बाद पायस किसे कहते हैं, इसको समझाना है आपको। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, इसको समझाना है। पेप्टिकरण किसे कहते हैं, इसको समझाना है, ये इंपॉर्टेंट है। रच्छीकरण एवं रच्छी कोलाइड किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हम नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक तत्व तो बहुत ही ज़्यादा 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, और सारे चैप्टर से तो 5-5, 6-6 नंबर, 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो मैं आपको यही वो दूंगी सलाह कि आप पी ब्लॉक एलिमेंट से जितने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उसको तो पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से वही चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पक्का पूछता है पी ब्लॉक से, और वो होता है ऑस्टवर्ल्ड विधि या हैबर विधि। इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो पूछता है कि आपको अमोनिया कैसे बनाना है और नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाना है। तो आप ऑस्टवर्ल्ड विधि और हैबर विधि दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि अभी हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इन सारे एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना होगा, ठीक। उसके बाद अब हम जैसे कि कोई एक ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं, तो आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना होगा, और इसका आयनन ऊर्जा बताना होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता बताना होगा, विद्युत ऋणात्मकता बताना होगा, आयनन विभव बताना होगा, जो कि मैंने लिखा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है 7 मार्क्स का, या तो फिर ऐसे भी पूछिएगा कि हैबर विधि या ऑस्टवर्ल्ड विधि को समझाइए। आप चित्र सहित आप इसको वर्णन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछेगा ही, ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है बायोकेमिकल्स। ये सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ। पहला है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड को परिभाषित कीजिए। मैंने एक ही साथ लिखा है कि आप मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड इन तीनों को तैयार कर लें। क्वेश्चन सिर्फ ऐसे भी पूछ सकता है कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, और ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, और पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। पर क्वेश्चन को अगर लॉन्ग करना होगा, अगर एग्जामिनर लॉन्ग में पूछेगा तो ऐसे भी पूछेगा कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं बताइए, तो आपको तीनों का परिभाषा लिखना होगा। उसके बाद आता है ग्लूकोज की रासायनिक संरचना। इसका मतलब ये होता है कि आपको रासायनिक सूत्र लिखना होगा कि ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है। C6H12O6 होता है इसका ग्लूकोज का। तो इसको क्या करना है, आपको संरचना की तरह बनाना है, जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। पर आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला के साथ ही आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। उसके बाद है, पहले आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मेट भी लिखेंगे, इससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है ग्लूकोज के साथ PCl5 का रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोसाजोन का भी बनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोज के उपयोग ये बहुत सिंपल है, एक बार आप पढ़ लेंगे, लास्ट में एक बार बस पढ़ेंगे, 2-4 उपयोग बस पढ़ लीजिएगा, जो कि आप आसानी से लिख सकेंगे। उसके बाद है मॉलिस परीक्षण, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर ग्लूकोज की पाइरानोज संरचना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये संरचना ऐसे करके बनती है, इसको आप देख के जाइएगा। उसके बाद है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अंतर। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे चीज़ें आती हैं इस चैप्टर में, पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लें और हो जाए, नहीं। आपको जहाँ भी आप अपने कॉपी में जहाँ भी पढ़े हैं, कॉपी में लिखे हैं, जाके उसको खोज करके क्वेश्चंस को और आंसर्स को कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, उसको पढ़ के ही जाइएगा। उसके बाद है स्टार्च को समझाना है आपको कि स्टार्च किसे कहते हैं।
उसके बाद पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, उसके बाद है प्रोटीन किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है 5-6 नंबर का तो पूछ ही लेगा। उसके बाद है प्रोटीन का विकृतीकरण, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इसमें आपको क्या करना है कि प्रोटीन का विकृतीकरण पूछ रहा है कि किसे कहते हैं, तो आपको बस प्रोटीन को समझाना है कि प्रोटीन किसे कहते हैं, उसके बाद उसके विकृतीकरण को बस ड्रॉ कर देना है। तो प्रोटीन का विकृतीकरण ऐसे ही हो जाता है, मतलब टेढ़े मेढ़े फॉर्म में जाके हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे इसी आकार में इसका हो जाता है। विकृतीकरण का मतलब ये होता है कि मतलब एक जैसा ना होना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना। उसके बाद है विटामिन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे प्रोटीन है वैसे या तो प्रोटीन पूछेगा या तो विटामिन, दोनों में से कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही एक ठो। तो प्रोटीन विटामिन किसे कहते हैं और कौन कौन से विटामिन होते हैं, ऐसे आपको डिफाइन करना होगा। उसके बाद आता है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जब विटामिन आएगा क्वेश्चन तो आप उसका सारे विटामिन के प्रकार लिखिएगा और उस किसे कहते हैं विटामिन ये लिखिएगा। उसके बाद उसका रासायनिक नाम लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे के ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, क्योंकि ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। उसके बाद है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना आपको पढ़ के ही जानी है। जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा वाला होता है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिएगा देख कर के कॉपी में, अच्छे से बना लीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में ना आए अच्छे से, पर फिर भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े जैसे भी आएगा आप बना करके ही आइएगा अगर पूछेगा क्वेश्चन तब। उसके बाद है डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको बताना है, मतलब डीएनए किसे कहते हैं और आरएनए किसे कहते हैं, डीएनए में क्या चीज़ होता है, आरएनए में क्या चीज़ होता है। जैसे कि डाईऑक्सीन्यूक्लिक एसिड होता है, उसके इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ऐसे ही करके आपको डिफरेंट बताना है कि किसमें क्या चीज़ का अंतर है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सेकेंड पार्ट का, रिएक्शंस वाले। मैं चैप्टर्स यहाँ पे नहीं ली हूँ, बस आपको जितने इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मैंने उसको कलेक्ट कर लिया और आपको बताया। अगर आप इतने सारे रिएक्शंस अगर कंप्लीट करके जाते हैं तो आप सेकंड पेपर के जितने रिएक्शंस के क्वेश्चन आएंगे आप पक्का उसे कर लेंगे। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, गिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करानी है आपको। गिगनार्ड अभिकर्मक होता है RMGX, आपको इसी के साथ किसी भी एक चीज़ के साथ क्रिया कराकर शो करना होगा। उसके बाद है LiAl एवं H4 या फिर ईथर, इसकी उपस्थिति में किसी भी चीज़ के साथ आपको रिएक्शन कराना होगा। उसके बाद विहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं और इसको भी रिएक्शन के ही रूप में आपको लिखना होगा। फिर विक्टर मेयर विधि द्वारा रिएक्शन आपको लिखना होगा। उसके बाद फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल बनाने का कोई विधि लिखना होगा। मैंने यहाँ पे 3 विधियाँ दी हुई हैं, आप किसी भी विधि को तैयार करके जा सकते हैं। तीनों तैयार कर लेंगे तो और भी अच्छा है, पेपर में पूछेगा तो आप कर सकते हैं। उसके बाद रायमर टीमन अभिक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गार्टर-मैन अभिक्रिया ये भी है। विलियमसन संश्लेषण ये भी इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट ये भी है। सेंडमायर रिएक्शन ये भी है। रोज़नमुंड अपचैन ये भी है। ये और ये इन सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये वाला भी है। वुल्फ किस्नर ये भी है। टॉलिन अभिकर्मक ये तो है ही। फेलिंग विलियन ये भी है इम्पॉर्टेंट। आइडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये सब भी इम्पॉर्टेंट ही है। एल्डोल संघनन रिएक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैनिजारो ये तो बहुत ज़्यादा है। ग्रेवारियल थैलिमाइड रिएक्शन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाइएगा आप रिएक्शंस वाले। अगर आपका रिएक्शन वाला कुछ भी तैयार नहीं है तो एक बार इस सारे रिएक्शन जितने मैंने लिखे हैं इन सब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हाफमान ब्रोमाइड निग्रीकरण रिएक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा और अच्छे और सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक माय ऑल डियर स्टूडेंट। पर पढ़ के जाइएगा सारे क्वेश्चंस।